सभी यूट्यूब और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से स्टडी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी जो संपूर्ण विश्व के अंतर्गत प्रभावित कर रही है, उसमें मैं आपके परिवार और आपकी स्वस्थता की कामना करता हूं। और इस विषम परिस्थिति में मैं ऑनलाइन कुछ क्लासें आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपका जो आगे आने वाला कंपटीशन है वो सुरक्षित रहे और आप इससे जुड़े रहें। मैं सबसे पहले जो बिंदु आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बिंदु राजस्थान एकीकरण और भारतीय एकीकरण के कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद मैं राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल के कुछ टॉपिक आपको बिंदुबद्ध रूप से आपके पास भेजूंगा। पहला टॉपिक जो है वो एक पहले टॉपिक के रूप में आता है और उस टॉपिक का नाम है एकीकरण। भारत 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के बाद भारत में जो आज की स्थिति जो है वो किस तरीके से बनी, रियासतों से भारत किस प्रकार एक एकीकृत भारत के रूप में आया, ये संपूर्ण चीजें इस एकीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी जो जानकारी है वो अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट पर आपको सुरक्षित मिलेंगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और ये जो पहला बिंदु जो है एकीकरण, उसके बारे में मैं आपको सविस्तार से इसके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। भारत देश जो संपूर्ण रूप से जब स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतों में बटा हुआ था। छोटी मोटी जो चीफ कमिश्नरेट ठिकाने जो अलग अलग उपनिवेशों के रूप में स्थापित थे वो संख्या 562 थी। उस 562 रियासतों को एक स्थान पर लाने के लिए जो सबसे पहले जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं, भारत के लौह पुरुष भी हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वही भूमिका भारत के एकीकरण में तय की थी जिस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क और इटली के एकीकरण में मेजिनी, क्योर और गैरिबाल्डी की भूमिका थी, वही भूमिका भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से संपूर्ण भारत को, तो इसके बाद में जो जेम्स कर्नल टोड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पिता, भारत के इतिहास के पिता महर्षि कृष्णदेवोपाध्याय हैं, और विश्व के इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी है। और पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग भी हेरोडोटस ने किया था, तो हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि राजस्थान शब्द का विधिवत प्रयोग कब हुआ। एक शब्द तो है विधिवत प्रयोग, दूसरी बात भारत की प्रशासनिक जो शब्दावली है, उस प्रशासनिक के शब्दावली में इसका प्रयोग कब हुआ, और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब तैयार हुआ। ये तीन शब्द आपके साथ चलते हैं। पहले नंबर पर आप देखिए विधिवत प्रयोग। अगर विधिवत प्रयोग में आपको अगर ये चीज पूछी जाती है तो 26 जनवरी सन 1950 राजस्थान का विधिवत प्रयोग था। और अगर आपसे ये पूछी जाती है प्रशासनिक शब्दावली में राजस्थान शब्द कब आया, तो राजस्थान एकीकरण के द्वितीय शब्द में आया था। राजस्थान एकीकरण, और राजस्थान एकीकरण जो है उस राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में आया था। तो द्वितीय चरण जो एकीकरण का था उसमें पहली बार पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, और जब वहां पर संघ का नाम रखा था पूर्व राजस्थान संघ, तो पूर्व राजस्थान संघ में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। तीसरी बात कि वर्तमान स्वरूप कब तैयार हुआ, तो यानी राजस्थान के अंतर्गत 1 नवंबर और 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बनाया गया था अजमेर, और अजमेर 26वां जिला बना। क्यों? क्योंकि राजस्थान एकीकरण में 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा जो था
ये अजमेर मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध जो स्थल था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। और जब 1 नवंबर को अजमेर मेरवाड़ा टूट गया और इस अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बना दिया गया था और राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना, वो बनते ही 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत हो गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भारत में संभागीय व्यवस्था संचालित थी उस समय। तो उस समय भारत के अंतर्गत 6 संभाग थे और 25 जिले राजस्थान के अंतर्गत मौजूद थे। इस संभागीय व्यवस्था में पिछली RAS की जो परीक्षा हुई है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि भारत में संभागीय व्यवस्था को शुरू करना और खत्म करने का काम किसने किया? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है, उस मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को 62 में खत्म कर दिया। लेकिन इसी संभागीय व्यवस्था को 26 जनवरी सन 1987 ईस्वी को दोबारा लेके आए थे, या आप कह सकते हो सीधे रूप से 1987 के अंतर्गत, यानी इसको हरदेव जोशी थे वो दोबारा लेके आए थे और हरदेव जोशी ने इसको दोबारा संचालित किया था। 2005 में ये 6 संभाग थे, ये उठ के बन गए 7 और 2005 में नूतन संभाग जो बन गया था वो भरतपुर बन गया था। इस तरीके से संभाग की स्थिति आज हमारे सामने ये मौजूद है। लेकिन 25वां जिला तो अजमेर था, फिर 26वां जिला, सॉरी मैं 25वां बोला हूं, 26वां जिला अजमेर था। 27वां जिला सन 1982 ईस्वी में धौलपुर बना और 28, 29 और 30, जिसपे एक छोटा सा सूत्र भी आप कर सकते हो, B, D और R, 10 अप्रैल और 10 अप्रैल सन 1991 आप लिख सकते हो। B का मतलब 12, D का मतलब यहाँ पर आएगा दौसा और R का मतलब राजसमंद जो है, ये तीनों जिले 1991 में बने और 91 में बनते 28, 29 और 30 जिले बन गए। लेकिन आपका 31वां जिला 19 जुलाई सन 1994 ईस्वी को बना और उस जिले का नाम रखा गया हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ पहले इसका नाम भटनेर हुआ करता था रियासत, लेकिन 1804 ईस्वी में यहाँ पर जो मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन सूरत सिंह नाम के राजा ने इस भटनेर को विजित किया था, उस दिन के बाद इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। यह हनुमानगढ़ 19 जुलाई सन 1994 ईस्वी को राजस्थान का 31वां जिला बना। 1997 ईस्वी के अंतर्गत राजस्थान का 32वां जिला बना करौली और परमेश्वर चंद्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, यानी कि राजस्थान का जो आपके 1950 नहीं, ये 2008 है, 26 जनवरी 2008 को इस समिति की रिपोर्ट पर प्रतापगढ़ जो जिला है वो 33वां जिला बना। इसे कांठल प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ये 33वां जिला प्रतापगढ़ आपका बना है, ये पहले एक स्वतंत्र रियासत भी थी आपकी सामंतशाही एकीकरण के दौरान, जहां अंबिका सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो ये जिला बना। फिर श्रीमान गहलोत जी ने 2013 में एक समिति बनाई थी इसके ऊपर, जीपी सिंधु समिति, नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर, क्योंकि उस समय मरु प्रदेश की मांग उठ चुकी थी। तो उस समय नए जिलों के गठन के लिए जीपी जो सिंधु समिति थी वो जीपी सिंधु समिति बनी थी नए पुनर्गठन के जिलों पर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो अभी प्रस्तावित है। तो ये जिलों के गठन के रूप में आज हमारा राजस्थान आया। फिर दूसरी चीज यहाँ राजस्थान की आती है कि राजस्थान की आज भारतीय क्षेत्रों में क्या स्थिति है, किस तरीके से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र किस तरीके से बनता है। देखो, ये आपकी है उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिण क्षेत्र, ये पूर्व क्षेत्र और यह आपका है पश्चिमी क्षेत्र। भारत का ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप का ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है और विश्व का ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्धीय क्षेत्र है, वो राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। आज राजस्थान की जो आंतरिक स्थिति है, उस आंतरिक स्थिति में किस देश के समकक्ष है, किस तरीके से, वो तो हम अगली
एपिसोड वीडियो में इसकी बात करेंगे। एक बार इसकी बाह्य स्थिति क्या है और किस तरीके से उसे आप देखेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि आज एक राजस्थान की स्थिति को पढ़ने के लिए दो रेखाएं अति महत्वपूर्ण होती है। एक तो इसकी स्थिति के लिए एक शब्द आता है अक्षांश, और दूसरी शब्दावली आपकी आती है, वो कौन सी आती है? देशांतर। एक बात आती है कि दोनों चीजों में क्या फर्क है। ठीक है, आप अगर किसी किताब से या कहीं से भी कोई चीज को बोल देते हो कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 से 30-12 डिग्री मिनट तक है, और आप बोल देते हो गुणेतर 30 से 78-17 तक इसका देशांतरीय विस्तार। ये स्थिति भारत में भी आप बोल सकते हो द्वीप सहित 8 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से, और द्वीप को हटाकर 8 डिग्री 4 मिनट से जो 37.6 डिग्री तक अक्षांशीय विस्तार है, और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार यहाँ से इसका जुड़ता है। लेकिन एक शब्द आपके सामने आता है कि एक तो ये चीज आती है आपके सामने अक्षांश क्या है, और एक ये शब्द आपके सामने जुड़ता है कि देशांतर क्या है। किसी स्थान विशेष की समय गणना जो होती है, या किसी स्थान विशेष की समय की गणना जो कोई चीज होगी तो वो देशांतर होगी, और किसी स्थान विशेष की स्थिति की गणना होती है तो वो स्थिति की गणना आपकी अक्षांश रेखाएं करती है। जैसे अगर एक उदाहरण के रूप में अगर इस चीज को पढ़ा जाए तो ये पृथ्वी है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, और दोनों भागों में जब ये बांटा गया, ये 0 डिग्री जिसको आप विषुवत रेखा कह सकते हो। क्यों कहते हो इसको विषुवत रेखा? क्योंकि सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी करती है तो उसको विषुव कहते हैं, और विषुव कहते हैं इसलिए इस रेखा का नाम विषुवत रेखा हो गया। ये 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर से आपकी डिग्री चलती है 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री है, मकर रेखा है। ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव प्रदेश है। ये कर्क और मकर में है, तो आप यहाँ नाम लिखेंगे कर्क, यहाँ आप लिखेंगे भूमध्य, और यहाँ पर आप लिखेंगे मकर। ये 3 शब्द आप अलग अलग इसके रूप में लिखते हो। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। अब अगर आप इस पूरी स्थिति को अगर एक पटल पर देखते हो तो आप एक शब्दावली में देखिए कि आप इसके 4 टुकड़े बनाते हो। ये 90 डिग्री का कोण यहां से बनता है, और ये 90 डिग्री का कोण यहां से बनता है। अब इस 90 डिग्री में देखिए, यहां से निकलकर यहां तक आते हो तो 90 डिग्री आती है, और इधर से लेके यहां तक आते हो तो 90 डिग्री आती है, और 90 और 90 कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। फिर दूसरी चीज देखिए, यहां से आते हो तो भी वही आती है, लेकिन इस गोलार्ध की स्थिति भी एक ही है, यहाँ स्थिति है, यहाँ स्थिति है, तो वो दोनों के बिंदु एक समान माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे कोण बनता है, अब कोण में यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से यूं कोण 90 डिग्री के बनते हैं, इनको मिला दिया गया, तो इनको मिलाने के कारण जब ये मिले तो ऊपर भी 90 डिग्री होगी और नीचे भी 90 डिग्री होगी, तो 90 और 90 कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। और ये जो 180 डिग्री जो अक्षांश है, अगर इसमें भूमध्य रेखा को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या 181 हो जाती है। लेकिन इसमें दोनों साइड के ये तो बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है और यहाँ पर भी बिंदु है, तो दोनों बिंदु हैं लास्ट के, तो बिंदु को घटाने के कारण इनकी संख्या हो जाएगी 179, और दोनों की स्थिति को जोड़ेंगे 90 और 90 तो 180। ये तीनों कंपटीशन के क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो वो तो 180 आएगी, 90-90। अगर आपको भूमध्य रेखा सहित इनकी गणना की जाए तो कितनी? 180। लेकिन अगर प्रदर्शन के आधार पर पूछी जाए तो प्रदर्शन के आधार पर जो उनकी संख्या होगी वो कितनी होगी? 179 होगी। 179 प्रदर्शन के आधार पर इनकी कुल संख्या होती है। तो ये तो होती है आपकी अक्षांश रेखाएं, और वो आपकी जो स्थिति को क्लियर करती है। ये दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है, उस दोनों अक्षांश के